हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली क्लास में अपन चैप्टर 3 जो कर रहे थे, चैप्टर 3 के अंदर अपन शहरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक के हिसाब से एक बार मैं आपको बताऊं तो चैप्टर 3 के अंदर एक तो शहरी विकास के बारे में बातें हैं और एक आपके ग्रामीण विकास के बारे में, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के बारे में बातें दी गई है। शहरी वाले के अंदर पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर पहली वीडियो में अपन ने फैक्ट्स पढ़े थे, दूसरी वीडियो के अंदर अपन ने संस्थाएं पढ़ी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद भी होंगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी 7 थी, जयपुर 1982, जोधपुर 2009, अजमेर 2013, कोटा उदयपुर 2023, बीकानेर भरतपुर 27 मार्च 2025, भरतपुर वाला एक्ट नंबर 7, बीकानेर वाला एक्ट नंबर 8, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यूआईटी, यूआईटी कितनी थी? 10 थी। याद कराने का तरीका भी आपको बताया था। आसी तो बीजेपी ही कितनी बार? 3 बार। यानी कि आबू, यानी कि अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, गंगानगर, सीकर, स्वाईमाधोपुर। ठीक है। उसके बाद और क्या बताया था? रेरा के बारे में। रेरा क्या है? रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए 1 मई 2016 को एक्ट आया, अगले साल रूल बने। राजस्थान के अंदर राज रेरा आया 2019 के अंदर, मार्च 2019 के अंदर। जयपुर मेट्रो के बारे में पढ़ा, कौन सा क्या फेज चल रहा है, आपको वो सारी कहानी अच्छे से याद है। ठीक है। 3, 2, 5 एक हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पड़ा, जो कि 24 फरवरी 1970 को बना था। हालांकि 1970 का 70 में एक्ट नंबर 4 था, अप्रैल के अंदर उसको अनुमति मिली थी। चेयरपर्सन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं। वो सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है ना। उसके बाद में चलते हैं सीधे किसके ऊपर? योजनाओं पर। योजनाओं के अंदर 2 महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि फ्लैगशिप स्कीम के रूप में पड़ी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, है ना, जिसके अंदर हमने देखा था कुछ नए टारगेट थे। मतलब स्कीम को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया। 4 प्रकार के होते हैं। एक BLSS होता है, यानी कि बेनिफिशियरी लिंक्ड सब्सिडी होता है। एक जो है वो आपके इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेट वाला, रीडेवलपमेंट वाला था, है ना। एक आपके क्रेडिट लिंक वाला था, एक पार्टनरशिप के अंदर था। इस तरीके से 4 थे वो। और क्या देखा था इसके अंदर? दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, 2 करोड़ गांवों के अंदर, 1 करोड़ शहरों के अंदर। 10 लाख करोड़ की नई 10 लाख नए रोजगार जनरेट करेंगे। 2.3 लाख करोड़ की नई सब्सिडी जो इसके माध्यम से दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन चलाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर चलाता है। 2015 के अंदर योजना चलाई गई थी। ठीक है। तो वो सारी बातें अपन ने पढ़ी, बहुत सारी योजनाएं जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ी थी। कुल मिलाकर बात यह है कि आज की क्लास में अपन क्या पढ़ना शुरू करेंगे? ग्रामीण वाला। या फिर एक काम करते हैं, फटाफट इन योजनाओं को देख ही लेते हैं कौन कौन सी थी, ताकि आपका भी एक तरीके से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। पहली योजना अपन ने पढ़ी थी दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि DNULM, DNULM, है ना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। क्या था इसके अंदर? अर्बन लाइवलीहुड। तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट अपन ने देखे थे? 6 कंपोनेंट देखे थे, है ना। 213 नगरीय निकायों के अंदर ये लागू थी। और स्वर्ण जयंती ऐसे कुछ को योजना थी, उसकी जगह पर ही चलाया गया था। 6 कंपोनेंट थे। कौन कौन से 6 कंपोनेंट थे? जो शहरी बेघर हैं उनको घर दिला देंगे, जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनकी सहायता कर देंगे, स्वरोजगार के लिए कार्यक्रम चला देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे, और कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे। इस तरीके के कितने कंपोनेंट थे? 6 कंपोनेंट थे, है ना। और कौन सी योजना थी? एक थी स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? 2015 में। कितने शहर बनाने हैं? 100 शहर बनाने हैं, है ना। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। लेकिन इस योजना को अभी बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के कितने शहर? 4 शहर। कौन से? काजू शहर सर, काजू। इसमें 100 करोड़ रुपए तो कौन देगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार 100 मतलब उतने ही पैसे वो देगी। 30% जो स्टेट गवर्नमेंट, 10% ULB, 10% डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी कोई एक रैंकिंग वैंकिंग आई थी, उसमें उदयपुर जो सेकंड आपको बताया था, स्मार्ट सिटी। एक पढ़ा था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इसके कितने फेज? 2 फेज। पहला फेज 2014 से 2019, दूसरा फेज 21 से 26। पहले फेज के अंदर ODF करना है ना, और सीवरेज वगैरह की बातें करनी है। दूसरे वाले में क्या? तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, बिहेवियर, कम्युनिटी का बिहेवियर चेंज,
जो स्ट्रेटेजीज है वो अपनानी है, ओडीए प्लस यानी कि उसको बनाए रखना है ना, वो सारी बातें पढ़नी पड़ी थी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर। एक वो था मध्यम और छोटे कस्बों के लिए, मध्यम और छोटे कस्बों के लिए की योजना पड़ी थी, जो कि आपके रुडसिको, जिसका क्या बनाया था अपन ने, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया था। किसको बनाया था? रुडसिको को बनाया था। ठीक है। और कौन सी योजना पड़ी थी? रोजगार, हाँ, फिर खाना भी तो दिलवाना है। खाना दिलवाना यानी कि कौन सी? प्रधान आपके अन्नपूर्णा रसोई योजना। कौन सी योजना? अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या तारीख बता सकते हो कब चलाई गई थी? तो अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई गई थी 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को। टैगलाइन क्या थी? लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। कितने रुपए में खाना? 8 रुपए में खाना व्यक्ति को मिलेगा। सरकार के कितने अनुदान देगी? 22 रुपए का अनुदान जो देगी। कितना भोजन मिलेगा? 600 ग्राम जो भोजन इसके अंदर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये अपन ने देखा अन्नपूर्णा। अब खाना भी खिला दिया, और क्या करें, घर भी दिला दिया। अब रोजगार दिलाओ, तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसका पहले नाम जो वो इंदिरा रोजगार गारंटी योजना होता था, लेकिन बदल के बीजेपी सरकार ने इसको चेंज कर दिया। मिनिमम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और उनको सब जो है ये रोजगार मिलेगा। कितने दिन का? तो 125 दिन का रोजगार मिल जाएगा। कैसे व्यक्ति को मिलेगा? अकुशल श्रमिक को। कैसे को? अकुशल श्रमिक को। इसमें से 80% रोजगार किसे दिया जा रहा है? महिलाओं को दिया जा रहा है। तो ये हमने पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर योजनाएं। ठीक है, फटाफट देखें क्या क्या सारी हो गई, एक आधी कोई रह गई। एलईडी लाइट वाला रह गया एक तो ना, एक अर्बन डेवलपमेंट फंड वाला रह गया, जो कि 25 अगस्त 2021 को बनाया था। स्मार्ट सिटी मिशन देख ही लिया था। अमृत, अमृत अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना। पहले फेज के अंदर 500 शहर, दूसरे फेज के अंदर जो वो 4800 को शहर ले लिए थे। वो सारी बातें अपन अमृत जो कि फ्लैगशिप स्कीम है, पहले ही अपन डिस्कस कर चुके थे। ओके, ठीक है, चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में। सबसे पहले ग्रामीण विकास के लिए एक संस्था की बात करें, उसका नाम है राजीविका। और ये राजीविका संस्था की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं पंचायती राज विभाग की। तो ग्रामीण विकास के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 को क्या किया गया? एक अलग से विभाग बनाया गया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल 1999 को एक विभाग बनाया गया। उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, उसका नाम है राजीविका। राजीविका का आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म निकालोगे तो राजस्थान, RAJ, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका। तो इस राजीविका को काम दिया गया राजस्थान के गांवों का लोगों की आजीविका किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके लिए प्रयास करना। तो राजीविका का मुख्य कार्य क्या है? गांवों के लोगों की आजीविका बढ़ाना, लाइवलीहुड, इनकम। ये संस्था कैसे बढ़ा देगी? तो देखो, गांवों के अंदर छोटे छोटे प्रकार के जो उद्योग होते हैं, काम धंधे होते हैं, उसको प्रमोट करना। जैसे मान लो कि कोई अचार बनाता है, कोई चटाई बनाने का काम है, कोई कुछ और दूसरी कोई चीज बनाने का काम है, उन सब चीजों को मार्केट प्रोवाइड करवाना, उन सब चीजों की मार्केटिंग के लिए काम करना, उन लोगों को यदि लोन चाहिए तो वो लोन दिलवाने का काम करना। इस तरीके से राजीविका जो है वो रूरल लाइवलीहुड के लिए काम करती है, ग्रामीण आजीविका के लिए जो कार्य करती है। तो बस यही बात हम यहां पर कर रहे हैं, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका। ये अक्टूबर 2010 में संस्था बनी, स्वायत्त परिषद के रूप में, ऑटोनमस काउंसिल के रूप में बनी, कि इसको खुद की पावर है। कब बनी? अक्टूबर 2010 में बनी। कौन से एक्ट के तहत बनी? तो ये बनी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। देखो हमारे यहां पर एक एक्ट है 1958 का, जो कि एक तो होती है कंपनी, एक तो क्या होती है? कंपनी। कंपनी आजकल जो बनती है वो 2013 का एक एक्ट है उसके तहत बनती है। क्या ये कोई कंपनी है? क्या
कंपनी का उद्देश्य होता है प्रॉफिट। क्या इसका कोई उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं, तो ये कंपनी नहीं है। तो ये किस रूप में है? अरे भाई ये तो लोगों की सहायता करने के लिए है, एक तरीके से सोसाइटी है। सोसाइटी क्या होती है? सहकारी समिति एक तरीके से क्या होती है? जो कि लोगों से मिलकर बनी होती है और लोगों के फायदे के लिए कार्य करती है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके तहत होता है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। तो हमें जो बात याद रखनी है, पहली बात तो क्या कि राजीविका की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई। यह स्वायत्त परिषद के रूप में काम करती है और यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर्ड है। किसके तहत रजिस्टर्ड है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? इसके अध्यक्ष होते हैं जी मुख्यमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। राजीविका के अध्यक्ष याद रखना मुख्यमंत्री। और इसके अंदर एक एम्पावर्ड कमेटी भी होती है और उस एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। तो राजीविका के अध्यक्ष कौन हुए? मुख्यमंत्री। और राजीविका के अंदर क्या होती है? एक एम्पावर्ड कमेटी। इस एम्पावर्ड कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? मुख्य सचिव। तो राजीविका की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में। कैसे हुई थी? स्वायत्त परिषद के रूप में। और कौन से एक्ट के तहत हुई थी? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई थी। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। और इसमें समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी और वित्तीय प्रभावी संस्थागत आधार सृजित करना। ये देखो बोल बच्चन वाली बात है, मेंस में ज्यादा काम आती है, क्योंकि ये वाला टॉपिक अपने मेंस में भी है, इसलिए ये मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। बाकी आपको इतना समझ में आ गया क्या करना है? गांवों के अंदर इनकम बढ़ानी है, बस बात खत्म ना। गांवों के अंदर क्या करना है? इनकम बढ़ाने के प्रयास करने, बस बात खत्म, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे बढ़ाते हैं, कौन कौन सी योजनाएं जो राजीविका के द्वारा चलाई जा रही है। अब देखो राजीविका के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो सारी की सारी सर्वे में नहीं लिखी हुई है। सर्वे में 2 योजनाएं लिख के दी है, पर आप राजीविका की वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे वहां पर आपको 5 योजनाएं राजीविका के द्वारा मिल जाएंगी। वो 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं तो एक एक करके अपन जो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। याद आ रहा है? अभी मैंने आपको कह रहा था कि अर्बन के अंदर अपन पढ़ गए थे क्या? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन पढ़ गए थे। कौन सा? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो उसी प्रकार का क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। तब भी मैंने आपको बताया था कि DNULM, तो DNRLM भी है, तो बिल्कुल इसका नाम भी DNRLM ही है। 2016 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM कर दिया गया, यानी कि DNRLM कर दिया गया। उसका नाम क्या था? DNULM। इसका नाम क्या है? DNRLM। वो अर्बन एरिया में था, ये रूरल एरिया के अंदर होगा। वहां पर कितने कंपोनेंट थे? 6 कंपोनेंट। लगभग यही बातें यहां होंगी, हालांकि इसमें कोई स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया ऐसे 6 कंपोनेंट, पर लगभग बातें यही होंगी। अर्बन एरिया में जिस तरीके से आपने जो है वो आजीविका बढ़ाई, उसी तरीके से रूरल एरिया में बढ़ाओगे। बस वहां पर बेघर ज्यादा होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं। तो बस वही बातें हैं कि जून 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। संपूर्ण राज्य में ये योजना चल रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। केंद्र राज्य का 60-40 का इसमें वो रहता है। ये बात को थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि भाई कुछ योजनाएं होती है, तो योजनाओं के प्रकार सुन लो, नाम बता देता हूं आपको। एक योजना होती है जिसको अपन बोलते हैं केंद्रीय प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और एक होती है जिसको मैं बोलता हूं केंद्रीय क्षेत्रक योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इन दोनों में क्या अंतर है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसमें पूरा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है 100%। इसमें जो होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पैसा आपस में बांटा जाता है। जैसे कि अभी अपन यहां पर कह रहे हैं कि 60:40 में बांट दिया। इस योजना को स्पॉन्सर तो कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है, पर काम तो सारे कहां पर हो रहे हैं? राज्य में हो रहे हैं। तो कुछ पैसे किसको देने पड़ेंगे? राज्य को भी देने पड़ेंगे भाई। तो यहां पर इससे ऐसी योजनाओं को अपन क्या बोलते हैं? केंद्र प्रायोजित योजना बोलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स फॉर 60% एंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स फॉर 40%। ठीक है ना? तो यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% योगदान दिया जाता है। ये 60 और 40 फिक्स नहीं है,
कई जगह पर ये 90-10 भी मिलेगा। जो थोड़े से कमजोर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं, वहां पर ये रेशियो 90-10 रखा जाता है, कहीं पर 50-50 भी रखा हुआ मिलेगा। तो ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है, पर अधिकतर जगह पर ये रेशियो क्या होता है, 60-40 होता है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि 60-40 तो भले ही याद मत रखना, इसके अलावा कुछ हो तो याद रख लेना, ठीक है ना। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना का अपन ने क्या बताया, तो उसमें तो पूरा पैसा ही कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। तो यहां पर हम बात क्या करें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 60-40 की रेशियो में हो गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जून 2011 में शुरुआत हुई, पूरे राज्य के अंदर ये योजना चल रही है। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं और वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण या परिवर्तन योजना, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ये योजना समाप्त हो चुकी है, तो इसमें पूछने की संभावना बहुत कम बनती है। जून 2024 में ये योजना समाप्त होगी। राज्य के 9 जिलों में और 36 ब्लॉक में ये योजना चल रही थी। कितने जिलों में, 9 जिलों में। जबकि एनआरएलएम क्या थी, एनआरएलएम पूरे राजस्थान में चल रही थी। तो ये कितने जिलों में है, 9 जिलों में। और कितने ब्लॉक के अंदर, 36 ब्लॉक के अंदर। तो 9 जिलों में 36 ब्लॉक में योजना चल रही थी और यह परियोजना जून 2024 में समाप्त हो चुकी है। केंद्र राज्य का इसमें योगदान कितना था, 60:40 था। क्या करेंगे, नाम से पता लग रहा है, रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, गांवों के अंदर आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने का काम करना। और क्या है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, आपको ये तो नाम सुना सुना लग रहा है, अरे वो था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित था। 60-40 राजस्थान सरकार ने कहा हम अपना भी तो चलाएंगे, तो क्या चला दिया, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन चला दिया। क्या चला दिया, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन चला दिया। इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, 2011 में। और एनआरएलएम की शुरुआत भी कब हुई थी, 2011 में, जून 2011 में। हालांकि कुछ जगह पर 2013 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, पर 2011 सही है। बजट भाषण 2009-10 में इसकी घोषणा की गई थी। 17 जिलों में 4 लाख बीपीएल परिवारों को स्थायी जीविकोपार्जन के संसाधन उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। कितने जिलों में, 17 जिलों में 4 लाख बीपीएल परिवारों को मदद करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए सहायता भारत सरकार नहीं करती तो कोई तो करता होगा, तो विश्व बैंक करता है जी। कौन करता है जी, विश्व बैंक। तो अभी तक हमने राजीविका के द्वारा चलाई जा रही 3 योजनाएं पढ़ी। एक तो पढ़ी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि जून 2011 में चलाई गई, जो कि 60-40 रेशो में चलाई जाती है, जो कि पूरे राज्य में चलाई जा रही है, जिसमें उद्देश्य है 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो वो जोड़ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से कुछ आइडिया लगाओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। होता क्या है कि गांवों के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले हैं, है ना, जैसे अपन कह रहे थे कि अचार बनाना, उसमें 2 महिलाएं ये काम करती हैं, पास वाले गांव के अंदर 2 महिलाएं और काम करती हैं। तो ये आप 2 महिलाओं के रूप में वो देखते हैं, तो वो बड़ा यूनिट नहीं लगता। तो उनको जो सरकार ने फायदे पहुंचाने हैं, वो सरकार फायदे कैसे पहुंचाए, एक एक महिला तक तो कैसे पहुंचे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार क्या कहती है कि यार एक काम करो, तुम 3-4 गांवों की जो महिलाएं ना, आपस में मिलकर पहले क्या बना लो, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो। और अब हम जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो एक एक महिला से नहीं करना पड़ेगा, अब हम कम्युनिकेशन किससे करेंगे, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से करेंगे। आपका फायदा भी हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन भी आसान हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके क्या बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। इसलिए हमने क्या देखा, एनआरएलएम के अंदर क्या आ गया, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा जाएगा। उसी प्रकार की योजना है राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि 2011 में चली। 17 जिलों में 4 लाख बीपीएल परिवारों को जोड़ना है। 17 जिलों में 4 लाख बीपीएल परिवार को जोड़ना है। सहायता कौन करेगा, विश्व बैंक। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना का नाम है एम्पावर, मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। ध्यान से देखेंगे, मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। तो मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान यानी कि पश्चिमी राजस्थान में गरीबी निवारण के लिए यह योजना चलाई जाती है। तो इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। तो पहले तो इसकी नाम याद रख लेना, एम का मतलब मिटिगेटिंग, पीओ का मतलब पॉवर्टी, डब्ल्यूई का मतलब वेस्टर्न, आर का मतलब राजस्थान।
नाम से क्या लग रहा है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी निवारण के लिए। तो मैं एक ऑप्शन दे दूं, यह पूरे राजस्थान में लागू होती है। आपको कि कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, नाम में जब वेस्टर्न राजस्थान लिखा आ रहा है तो पूरे राजस्थान में कैसे लागू हो जाएगी। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये पूरे राजस्थान में लागू नहीं होती है, ये वेस्टर्न राजस्थान के लिए। शुरुआत इसकी 2007 में हुई थी और इसकी सहायता इसमें कौन करता है, टाटा ट्रस्ट, देश का नमक टाटा ट्रस्ट, टाटा नमक। तो IFAD और टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसमें मदद की जाती है। IFAD और टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसमें मदद की जाती है। हाल ही में एक और योजना इनके द्वारा और शुरू की गई है, दैट इज वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। यूपी के अंदर ये योजना जो एक तरीके से सबसे पहले शुरू की गई थी, जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। यूपी सरकार ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था, फिर बाद में देखा देखी जो वो बाकी लोगों ने भी इसको अपनाया। वो ये था कि भाई एक जिले के अंदर एक उत्पाद ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा फेमस होता है। जैसे मान लो बीकानेर है तो बीकानेरी भुजिया बहुत फेमस है, मकराना है तो मकराना का पत्थर जो है वो बहुत फेमस है। इस तरीके से हर एक जिले का, हर एक क्षेत्र का कोई एक प्रोडक्ट बहुत फेमस होता है, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसी तर्ज पर एक योजना चलाई गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। लेकिन ये उसका भी सब पार्ट है, वो तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। यहां पर क्या कह रहा है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, उसमें भी और अंदर चले जाओ। वो कह रहा है बीकानेर के अंदर भी आपको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, गंगानगर के अंदर भी आपको कोई पदमपुर की अलग चीज मिल सकती है, अनूपगढ़ की कोई अलग फेमस चीज मिल सकती है, शार्दुल शहर का कोई अलग फेमस मिल सकता है। तो इस तरीके से वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो राजस्थान के 150 लाख ब्लॉक में 1.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, 150 लाख नहीं होगा भाई, 150 ब्लॉक में होगा ये। 150 लाख ब्लॉक कहां से आ जाएंगे। तो 150 ब्लॉक के अंदर जो वो 1.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके एक मजबूत ब्लॉक स्तरीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, ठीक है ना। तो वन ब्लॉक जो है उसको यहां पर क्या करना है, फेमस करने का काम करेंगे, ठीक है ना। आपको दिखा देते हैं, ये आजीविका की वेबसाइट है। यहां पर जाते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये 5 योजनाएं जो भी अपन ने पढ़ी है ना वो दिख रही होगी आपको। राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये बंद हो गई। एम्पावर, NREDP और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। 150 ब्लॉक्स है ना, कितने ब्लॉक है, 150 ब्लॉक्स है, ना कि 150 लाख है। तो 150 ब्लॉक्स है, तो 150 ब्लॉक्स के अंदर योजना चल रही है। तो मुझे बताओ हमने राजीविका के बारे में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि आपको पता है जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे तो बढ़ेंगे नहीं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, ये संस्था अक्टूबर 2010 में बनी, स्वायत्त परिषद के रूप में बनी, ऑटोनोमस काउंसिल, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनी 1958। अध्यक्ष CM साहब होते हैं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं सॉरी, एम्पावर्ड कमेटी जो है उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। हमने काम के रूप में इनकी कुछ योजनाएं पढ़ी। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जून 2011 में शुरू हुई, पूरे राज्य में लागू रहेगी। 60 रेशो के उसमें बांट देंगे। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है इससे जोड़ा जाना है। राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन ये भी 2011 में शुरू हुआ। बजट 9-10 के अंदर इसकी घोषणा कर दी थी। किसकी मदद से चल रहा है, वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ये योजना जून 2024 में बंद हो चुकी है। कितने जिलों में चल रही थी, 9 जिलों के 36 ब्लॉक के अंदर चल रही थी। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट
150 ब्लॉक के अंदर चल रही है। 1.55 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाना है। एक योजना हमने पढ़ी एम्पावर मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में ही चल रही है योजना। IFAD और टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। ये योजना 2007 से चल रही है। बताओ भाई, ये 5 योजनाएं क्लियर है कि नहीं है? अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर हम राजीविका के कुछ और काम भी किए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये जो काम है ये अलग अलग जगह पर आपके सामने आते रहते हैं। जैसे कि एक योजना है अन्नपूर्णा रसोई योजना। आप कहोगे बिल्कुल वो तो हम पढ़ के आए हैं। नहीं नहीं, आप पढ़ के आए हो अन्नपूर्णा रसोई योजना शहरी, मैं बात कर रहा हूं अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण की। तो जो अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण है उसको संचालित कौन करता है? राजीविका ही करता है। 984 ऐसी अन्नपूर्णा रसोइयां बनाई गई राजस्थान में, जो कि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राजीविका के द्वारा संचालित की जाती है। इसी तरीके से राजीविका राज सखी नाम से एक पोर्टल है, उसमें सहकारिता से जोड़ने का, महिलाओं को सहकारिता से जोड़ने के कार्य भी जो करता है। तो राजीविका के द्वारा अन्य और भी कई सारे कार्य किए जाते हैं, फटाफट उसको देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं द्वारा 984 अन्नपूर्णा रसोई योजनाएं संचालित हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी योजना शुरू की गई, जो पुलिस और आम जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है। फिर से सुनो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी योजना, कौन सी योजना? सुरक्षा सखी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान पुलिस के द्वारा। जिसको सुरक्षा सखी कौन है? वो राजीविका से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ही है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सखी संवर्गों के लिए नियमित और समय पर मानदेय मिले, उसको रेगुलर और टाइम टू टाइम उसे पैसा जो मिलता रहे, इसके लिए राज सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया राजीविका के द्वारा। ठीक है ना, क्या किया गया? राज सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे कि ये जो सखी वर्ग है इसके लिए नियमित और समय पर मानदेय भुगतान मिल जाए। और क्या किया है? 40,000 महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के तकनीकी सहयोग से कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर और बूंदी, ये आप ज्यादातर देखोगे तो आपको ये साउथ राजस्थान वाले, ये हाड़ौती वाला जो एरिया यही मिलेगा, और थोड़ा सा ईस्ट वाला कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी में क्या कर रखा है? उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर रखी है। क्या कर रखा है? उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। कोटा और 12 जिलों में सोयाबीन, सरसों, धनिया पर आधारित मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए हाड़ौती महिला विकास किसान उत्पादक कंपनी, हाड़ौती महिला विकास किसान उत्पादक कंपनी, ये किस चीज के लिए है? तो ये सोयाबीन, सरसों, धनिया पर आधारित जो है उसको वैल्यू ज्यादा मिल जाए, उसके लिए कहां पर है? कोटा और 12 के अंदर है। ये कहां पर है? तो ये साउथ वाले में और ईस्ट वाले में खूब में है। ये मिल्क के लिए है, उसका नाम क्या है? उजाला कंपनी है। तो इस तरीके से याद रखना कि मिल्क वाले के लिए उजाला कंपनी थी है, और धनिया और सोयाबीन इन सब की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपके हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी थी। ये सब कौन बना के दे रहा है? ये राजीविका बना के दे रहा है। तो वही तो अपन ने कहा, राजीविका काम यही है। विभिन्न जिला ब्लॉक मुख्यालय पर 272 कैंटीन स्थापित करना, जिनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। 8 जिलों में वन धन विकास केंद्र स्थापित करना। अब वन धन विकास केंद्र क्या होता है? मैंने आपको सबसे पहले जब राजीविका की शुरुआत की थी तभी क्या बताया था कि भी जो छोटे मोटे प्रोडक्ट होते हैं उसकी मार्केटिंग। वन धन विकास केंद्र क्या होता है? ट्राइबल एरिया में मिलने वाले जो प्रोडक्ट जो कि ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से उनकी आय का एक साधन था, मान लो कि तेंदू के पत्ते, उससे बीड़ी बनती है, तो तेंदू के पत्ते निकालना जंगलों से और वो कंपनी तक पहुंचाना, ये ट्राइबल लोगों का हमेशा से काम रहा है। तो ऐसे चीजों के लिए वन धन विकास केंद्र जो है स्थापित किए गए। राजस्थान में एक योजना चलती है, इसका नाम है उड़ान योजना, जिसके तहत महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं। तो इसमें सभी जिलों में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर दी और पहले चरण में 25 लाख सैनिटरी पैड वितरित किए गए। तो ये छोटे मोटे काम जो है ना, ये इसके बहुत सारे हैं। योजनाएं ठीक है, नाम बड़ा होता है, लेकिन बेसिकली ग्राउंड पर ये काम करते हैं। देखते हैं क्या क्या काम किया है। एक तो मिल्क प्रोडक्शन वालों के लिए काम किया है,
उसके लिए कंपनी बनाई जिसका नाम है उजाला मिल्क, ऐसे करके कुछ नाम है, उजाला याद रख लेना बस। कहाँ पर है? बेसिकली एरिया सारे जिले याद ना हो तो एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है। दूसरा सोयाबीन, धनिया, इन सब के लिए ज्यादा वैल्यू मिले, इसके लिए हाड़ौती महिला किसान लिमिटेड ऐसे करके कंपनी बनाई है। और क्या किया है? सैनिटरी पैड जो वितरित किए जाते हैं, जो कि कौन सी योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत, उसके लिए सभी जिलों में इकाइयां स्थापित कर दी और 25 लाख, पहले चरण में 25 लाख सैनिटरी पैड वितरित भी कर दिए। एक पोर्टल बना दिया जिसका नाम है राज सखी पोर्टल, जिसमें कि मानदेय उनको मिल सके, पैसा उनको मिल सके, उसके लिए सुरक्षा सखी पहल शुरू कर दी जो कि राजस्थान पुलिस के द्वारा की गई है। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत रसोइयां संचालित की जा रही है। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत क्या की जा रही है? रसोइयां 984 रसोई जो है वो उनके द्वारा चलाई जा रही है। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी कि इसके अंदर आपके राजीविका के द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। और एक वन धन विकास केंद्र देगा, 8 जिलों के अंदर वन धन विकास केंद्र, ये सारे काम जिन्होंने किए है राजीविका ने, ठीक है ना। अब यदि इसके साथ साथ हमसे ये पूछ लिया जाए, एक मिशन पंचरत्न भी इन्होंने चलाया। मिशन पंचरत्न क्या है? तो मिशन पंचरत्न जिसमें कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इनसे जो जुड़े हुए हैं, इनकी मार्केटिंग अच्छी कर सके, इनकी क्या कर सके? मार्केटिंग अच्छी कर सके। मिशन पंचरत्न 5 चीजें हैं। पहला, दुकानों पर सामान बेच सके, भौतिक स्टोर लगवाए जाएं। क्या लगवाए जाएं? भौतिक स्टोर लगवाए जाएं, दुकानों पर सामानों को अच्छे से बेचा जा सके। दूसरा, ऑनलाइन अच्छे से बेचा जा सके। तीसरा, सरकारी खरीद जो अच्छे से हो सके। चौथा, विदेशों में अच्छे से बेचा जा सके। तो हर जगह पर मार्केटिंग की बात हो रही है, तो बस इसी के लिए क्या शुरू किया गया है? मिशन पंचरत्न, जिसमें कि 5 बातें हैं। पहला, भौतिक स्टोर बिक्री। दूसरा, सरकारी खरीद। तीसरा, ऑनलाइन बिक्री। चौथा, निर्यात संवर्धन। और 5वां, सेवा क्षेत्र में अवसर। तो कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मिशन पंचरत्न। मिशन पंचरत्न जो कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन की, मार्केटिंग की एक पहल है, जिसमें क्या किया जाएगा? उनकी पैकेजिंग में और ब्रांडिंग में सुधार किया जाएगा। वो कहेंगे यार आप लोग आदिवासी तेल बेचते हो लेकिन शीशी जो है वो बड़ी गंदी सी है, इसको थोड़ा डिजाइनिंग बना दो, है ना, इसके ऊपर जो है स्टिकर बढ़िया लगवा दो, मेटा ऐड चलवा लो, आदिवासी तेल ज्यादा बिक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करो? पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सुधार करो। और मिशन पंचरत्न की जो इससे, मिशन पंचरत्न की इससे जो शुरुआत की गई, राजस्थान में स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा ये सब बातें होगी। कितनी चीजें इसके अंदर? 5 चीजें हैं। तो पहले मुझे बताएंगे क्या ये सारी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई कि मिशन पंचरत्न जो वो क्या है? तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अवसंरचनात्मक विकास हेतु और क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक स्कीम की जिसका नाम है एमपीलैड योजना। एमपीलैड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारे सांसद होते हैं उनके बारे में बात चल रही है। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे ना तब इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे, सांसद क्या होते हैं, विधायक क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है बेसिक भी ना पता हो। लोकल एरिया डेवलपमेंट, एलएडी का मतलब क्या है? लोकल एरिया डेवलपमेंट। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भाई हमारे सांसदों का काम क्या है या मुख्य काम क्या है, तो आप कहोगे एरिया का डेवलपमेंट करना, ये वो कुछ भी आप बताओगे, सड़कें बनवाना। मैं कहूँगी मुख्य काम ये है ही नहीं। उनका मुख्य काम है कानून बनाना, क्योंकि आप उसको नाम क्या दे रहे हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। तो वही बात, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुख्य काम तो क्या होता है? कानून बनाना। हालांकि उसको अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट भी करना होता है। तो जो आप कह रहे हो वो भी कुछ हद तक सही है, लेकिन मुख्य कार्य तो कानून बनाना है। क्यों आप इसे मुख्य नहीं क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि एक एमपी को अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर वर्ष के। कितने? 5, सिर्फ 5 करोड़।
जबकि उसके एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 20 लाख पॉपुलेशन रहती है और केवल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल भर के। तो ये जो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ये किसके तहत मिलते हैं, तो ये एक योजना है जिसका नाम है एमपी लेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ये जो योजना है ये 1993 से चल रही है और एक हमारी मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी कि जो भी कार्यक्रम है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक अलग से हमारे क्या है मिनिस्ट्री है, तो उसके अंडर में ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन 1993 से चल रही। इस योजना के तहत एक एमपी को अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं वर्ष के। जब मैं ये कहता हूं कि एक सांसद को अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र का मतलब क्या है, मान लो कोई सांसद बीकानेर से जीता हुआ है तो क्या वो गंगानगर में विकास कार्य नहीं करवा सकता, आंसर है जी नहीं, उसको बीकानेर में ही करवाने हैं क्योंकि वो वहां का सांसद है, लोकल एरिया में ही करवाना है, उसी के लिए दिया गया पैसा ही है। तो यहां पर सांसद का और उसके क्षेत्र का क्या मतलब है, यदि लोकसभा एमपी है तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में यानी कि जहां से वो जीता हुआ है वहीं पर ये कार्य करवाएगा। यदि राज्यसभा एमपी है तो आप इसको जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब जानोगे, राज्यसभा एमपी का कोई एरिया नहीं होता। आप ये नहीं कहोगे राजस्थान का ये जो राज्यसभा एमपी है ये बीकानेर से, ना, वो पूरे राजस्थान का राज्यसभा एमपी है, यानी कि उसका कोई एरिया नहीं होता, वो स्टेट के लिए सीटें अलॉट होती है, इसलिए ये अपने राज्य में, पूरे राज्य में कहीं पर भी डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर सकता है। और कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, जो ना तो लोकसभा से जीत के गए हैं ना ही राज्यसभा में चुनाव जीते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं। ये आगे अपन पॉलिटी में पढ़ेंगे क्या होते हैं कैसे होते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये पूरे देश में कहीं पर भी ये पैसा खर्च कर सकते हैं। तो लोकसभा एमपी अपने निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा एमपी अपने राज्य के अंदर और नॉमिनेटेड मेंबर जो अपने पूरे देश में कहीं पर भी ये पैसा खर्च कर सकते हैं। क्या अपनी मर्जी से पैसा खर्च करेंगे, तो भाई होता ये है एमपी के द्वारा तो अनुशंसा की जाएगी, सिफारिश की जाएगी और उसके आधार पर जिला कलेक्टर के द्वारा ये कार्य करवाए जाएंगे। किसके द्वारा कार्य करवाए जाएंगे, जिला कलेक्टर के द्वारा। एमपी यहां पर क्या करता है, अनुशंसा, सिफारिश, कितना पैसा इस क्षेत्र में लगना चाहिए, इतना इसके अंदर जो लगना चाहिए। इस योजना को अपन एमपी लेड के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। 1993 में शुरू हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स वाले इसको देखती है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। लोकसभा का एमपी है अपने निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा का है तो अपने राज्य में, और नॉमिनेटेड मेंबर है तो पूरे देश में कहीं पर भी पैसा खर्च कर सकता है। इसके लिए जो एमपी है वो केवल क्या करता है, अनुशंसा करता है और जिला कलेक्टर के द्वारा जो ये कार्य किया जाता है। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि ये जो पैसा है, मान लो इस वर्ष पैसा खर्च नहीं किया तो हम कहेंगे ये अगले वर्ष में जुड़ जाएगा। यानी कि ये जो निधि है ये नॉन लैप्सेबल होती है, अव्यापगत होती है। कैसी होती है, अव्यापगत, नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल का मतलब ये हुआ कि मान लो मुझे 2025 में 5 करोड़ रुपए मिले थे, मैं 2 ही करोड़ रुपए खर्च कर पाया, कोई ना 26 में 8 करोड़ कर लेना। 26 में भी मैंने 2 ही करोड़ किए तो 6 करोड़ बच्चों में आपके अगली बार 5 और मिलेंगे, 11 करोड़, अगले साल 11 करोड़ कर लेना। यानी कि नॉन लैप्सेबल है, अव्यापगत है, अगले साल में चीजें जुड़ जाती है, उसको अपन बोलते हैं नॉन लैप्सेबल, और जहां पर साल में खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं लैप्सेबल। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे आपकी छुट्टियां लैप्सेबल होती है, यानी कि साल भर में आप इतनी छुट्टियां ले सकते हो, ले ली तो ठीक है, नहीं तो अगले साल में नहीं जुड़ेगी। उसी तरीके से ये अब इसको लेकर हाल ही में यानी कि 2023 के अंदर एक नई गाइडलाइन आई। अधिकतर जगह पर आप ये देखोगे कि पुराने तरीके से ही इसको पढ़ाया जाता है, नोट्स में भी गलत लिखा होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले ये होता था कि ये जो आपको पैसा खर्च करना है इसका 15% आपको शेड्यूल कास्ट एरिया में खर्च करना है और 7.5% जो वो शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर आपको खर्च करना ही करना है। 5 करोड़ रुपए में से 15% शेड्यूल कास्ट का जो एरिया है, जहां पर कि मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट रहती है, वहां पर खर्च करना है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए करना है। लेकिन पिछले वर्ष जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अंदर ये जो चीज मैंडेटरी थी इसको हटा दिया, क्योंकि बहुत सारे सांसदों की शिकायत थी कि हमारे एरिया के अंदर शेड्यूल ट्राइब है ही नहीं,
पंजाब के अंदर आप जाओगे शेड्यूल ट्राइब, वहां पर देखने को नहीं मिलती। तो वो 7.5% पैसा कहां खर्च करें? बहुत छोटे से एरिया के अंदर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा और बहुत बड़ा एरिया बचा हुआ है। तो सरकार ने ये मैंडेटरी जो था, अनिवार्यता जो था, इसको हटा लिया, नई गाइडलाइन जारी की है। ठीक है ना? 15%, 7.5% वाली बात क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अब ये अनिवार्यता नहीं है, पर अधिकतर जगह वो भी पुराने वाला चलता आ रहा है, तो लेकिन वो उसको थोड़ा आप ठीक कर लेना। तो ये जो एमपी लेड योजना है कब शुरू हुई थी? तो हमने कहा जी 23 दिसंबर 1993 को शुरू हुई थी। कैसी है ये? अव्यापगत, नॉन लैप्सेबल। कैसी योजना? केंद्रीय क्षेत्र की योजना। अपन बात कर ही रहे थे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसमें पूरा पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। चलाता कौन है इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स वाली जो मिनिस्ट्री है वो इसको चलाती है। कितने रुपए मिलते हैं इसके अंदर? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 5 करोड़ रुपए की सांसद क्या कर सकता है? जिला कलेक्टर को विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। कहां पर खर्च कर सकते हैं? लोकसभा अपने निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा सांसद पूरे राज्य में, और मनोनीत सांसद पूरे भारत में। इसके साथ साथ मान लो कि भाई केरल के अंदर बाढ़ आ गई, राजस्थान का सांसद गए, ठीक बात है, अभी मैं अपने क्षेत्र में ही डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन देश का निवासी होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों के लिए भी कुछ करूं। तो यहां पर ये क्लोज भी रखा गया है, गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर भी 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण करवाया जा सकता है। लेकिन कौन सी स्थिति में? गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बाहर भी करवाया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए पैसा खर्च करने का प्रावधान था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के नए दिशा निर्देशों के बाद यह अनिवार्यता क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है। सांसद द्वारा कार्य निष्पादन हेतु चयनित क्षेत्र को संबंधित सांसद की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर महोदय ने कहा कि नहीं नहीं, या सांसद जी को क्या पता है, मैं बताऊंगा नहीं, यहां पर करना खर्च, ना 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 ना, बिना सांसद की सहमति के आप इसे क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। किसके बारे में? एमपी लेड के बारे में, याद रह जाएगी। उसी तरीके से जैसे एमपी लेड है, उसी तरीके से हमारे विधायकों को भी तो कुछ पैसा मिलना चाहिए, वो भी तो अपने एरिया में डेवलपमेंट करा पाए। तो उनके लिए होता है एमएलए लेड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो इस एमएलए लेड के तहत भी राजस्थान के विधायकों को कितने करोड़ रुपए मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ताकि ये भी अपने अपने क्षेत्रों में क्या करवा सकें? ऐसे कार्य करवा सकें। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया। कितने का आवंटन निर्धारित किया गया? 5 करोड़ का। इसमें से कम 20% राशि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर खर्च करना जरूरी है, उन क्षेत्रों में खर्च करना जरूरी है। अभी तो आप कह रहे थे इस अनिवार्यता को हटा लिया, अरे भाई भारत सरकार ने हटा ली है, राज्य के अंदर थोड़ी ना वो लागू हुई है, एमएलए लेड पर थोड़ी ना लागू हुई है, वो बात तो एमपी लेड पर लागू हुई है। तो एमएलए लेड के अंदर 20% पैसा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए अनुशंसित किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि इसमें से 20% पैसा जो है आप इस चीज के लिए करोगे कि सार्वजनिक उपयोगिता का निर्माण या मरम्मत कार्य होना चाहिए। पब्लिक यूटिलिटी का, पब्लिक यूटिलिटी मतलब कि जिसे पूरी पब्लिक जो यूज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई पार्क बना दिया, कोई कम्युनिटी टॉयलेट बना दिए, इस तरीके के। तो सार्वजनिक उपयोगिता और उनकी निर्माण और मरम्मत के लिए कम से कम 20% पैसा खर्च होना चाहिए। तो 20% पैसा तो किसके लिए कह दिया? पब्लिक यूटिलिटी के लिए। और 20% पैसा किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। अभी जब बजट अनाउंस किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, तो 2 नई बातें और जोड़ी गई। एक और मैं यहां पर लिखूंगा आपके। पहली बात, एमएलए लेड योजना के तहत किसी गैर राजकीय संस्था को, ऐसी संस्था जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल सिरेमिक एकेडमी को सरकार ये चाहती है, इस यहां का एमपी जो है वो कुछ पैसे देना चाहता है ताकि आप मेरे क्षेत्र के लोगों को आप शिक्षा प्रोवाइड करवाओ। तो ऐसी किसी गैर राजकीय संस्था को प्रदान करने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की है। यानी कि ऐसा प्रत्येक वर्ष जो वो गैर राजकीय संस्था को भी दिए जा सकते हैं, मतलब विकास कार्यों के लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से 3 बातें हमने पढ़ी। कुल राशि में से 20% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, 20% पब्लिक यूटिलिटी और रिपेयरिंग वगैरह के लिए, 25 लाख रुपए गैर राजकीय संस्था को दिए जा सकते हैं, जो पहले 10 लाख लिमिट हुआ करती थी। और इस बार के बजट में एक बात और जोड़ी गई कि जन सुनवाई, विधायकों के जन सुनवाई केंद्र बनाने के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। एमएलए लेड के तहत 10 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। किस चीज के लिए? जन सुनवाई विधायक केंद्र।
विधायकों के जन सुनवाई के, जिसमें कि वो जनता के मुद्दों की सुनवाई जो वो कर सकें, ये भी इस बार के बजट के अंदर जो वो जोड़ी गई है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको एमएलए लेड के अंदर याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि एमपी लेड और एमएलए लेड जो आपको इजीली जो याद हो जाएगा। तो एमपी लेड जो हमने कहा कि 23 दिसंबर 1993 को शुरू हुई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स वाली जो है उसको देखती है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। लोकसभा एमपी कहां खर्च कर सकते हैं, राज्यसभा कहां कर सकते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर कहां खर्च कर सकते हैं, ये आपको कहानी अच्छे से क्लियर हो गई। उसके बाद पहले जो अनिवार्यता थी 15% शेड्यूल कास्ट में, 7.5% शेड्यूल ट्राइब वाली, वो अनिवार्यता खत्म कर दी। और कोई बात पड़ी थी क्या एमपी लेड में? एमपी जो है अनुशंसा करता है और जिला कलेक्टरों से लागू करवाता है, और बिना एमपी की अनुमति के क्षेत्र को बदला नहीं जा सकता। और समय समय पर इसका क्या होता है, ऑडिट भी किया जाता है। कम से कम 10% कार्यों का ऑडिट भी करना होता है। यूपीएससी में इसको लेकर एक बड़ा शानदार अच्छा सा प्रश्न जो पूछा जा चुका है एमपी लेड को लेकर, ठीक है ना। अब उसके बाद बात हमने की थी किसकी, एमएलए लेड की। एमएलए लेड वाला राज्य में भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। पहले 1 करोड़ हुआ करते थे, 5 करोड़ कर दिया। और इसमें 20% जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, 20% पब्लिक यूटिलिटी के लिए, 25 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया किसके लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जन सुनवाई विधायक के अंदर भी जो बनाने के लिए अलग से पैसे जो दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत ये था, जब मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी एमपी हैं वो यदि अपने एक गांव का इस तरीके का डेवलपमेंट कर दें कि वो मॉडल गांव के रूप में चिन्हित हो जाए, इस तरीके का शानदार वाला डेवलपमेंट कर दें। एक एमपी यदि 1 साल के लिए एक गांव को गोद ले ले और उसको बढ़िया शानदार डेवलपमेंट कर दे, तो सोच के देखो 5 गांव एक एमपी अपने कार्यकाल में कर सकता है। टोटल जो है ये सारे मिला के लोकसभा राज्यसभा के मिला के लगभग कितने 800 के आसपास सांसद हो गए, 750 800। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4000 गांव एक कार्यकाल में बड़े शानदार वाले बन जाएंगे। तो ये उद्देश्य था, लेकिन इतना कोई सक्सेसफुल रहा नहीं। लेकिन ये योजना जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के नाम से जानी जाती है, 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई। प्रत्येक सांसद को एक ग्राम पंचायत का चयन करके उसे आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने का कार्य जो दिया गया। बात क्लियर है? अब चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर, जिसका नाम है मनरेगा योजना। क्या नाम है? मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या एक्ट? सुनते हैं, जानते हैं क्या है पूरी कहानी। तो ये जो योजना है ये 2 अक्टूबर 2005 को लॉन्च की गई एक्ट के रूप में। पहले तो इस बात को जान लेना, एक होती है योजना, एक होता है अधिनियम, जिसको अपन एक्ट के नाम से जानते हैं। एक होती है स्कीम। स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। हम सामान्यतः दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पॉलिटी में ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये हमारी पार्लियामेंट है, जिसमें कि सत्ता पक्ष भी है, जिसमें कि विपक्ष भी है। इसमें से कुछ लोग जो सत्ता पक्ष में हैं वो सरकार कहलाते हैं। यानी कि ये वाला जो एक्ट होता है ये कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। इसका मतलब किसी चीज को एक्ट बना दिया तो एक्ट को समाप्त भी कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ही कर सकती है। जबकि योजना को समाप्त जिसने बनाया वही करेगी, यानी कि सरकार भी कर सकती है। फिर फायदा क्या हुआ एक्ट बनाने का? फायदा सर ये हुआ, कोई भी सरकार ने कोई योजना चलाई, हो सकता है नई सरकार आए और उस योजना को बंद कर दे। तो ज्यादा कोई पक्का काम करना होता है, अपने जैसे गांव की तरफ चलता है कि किसी काम को पक्का करना, पक्का पंचर लगा दूं क्या? साइकिल ठीक करना है, कच्चा पंचर लगता है, पक्का पंचर लगता था। पक्का पंचर लगा दूंगा, पक्का पंचर लगा दिया मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए कोई काम हो गया। तो मनरेगा को क्या बना दिया गया? एक्ट बना दिया गया। एक तरीके से अधिकार बना दिया गया। लोगों का अधिकार है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना, यानी कि रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। ये कहां से आता है? तो भाई ये वैसे तो
मतलब फंडामेंटल राइट तो नहीं है, पर हमारे संविधान के अंदर एक डीपीएसपी नाम का एक टॉपिक है जिसमें कि सरकार को बताया जाता है कि आपको आने वाले वर्षों में लोगों के लिए क्या क्या करना है। उसके तहत जो है रोजगार, बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है, ड्यूटी है। इट इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। इसी के तहत सरकार ने कहा कि हम जो है क्या करेंगे, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। किसी ने पूछ लिया तो क्या रोजगार सभी को दोगे? हमने कहा ना 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 ना, सिर्फ रूरल एरिया का होना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो रूरल एरिया वाले को तो सबको दे दोगे? हमने कहा जी ना 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 ना, परिवार में से एक व्यक्ति को दे देंगे। पूरे परिवार में से किसी एक व्यक्ति को रोजगार दे दिया जाएगा। हमने कहा परिवार में से एक को तो हमेशा हमेशा के लिए रोजगार दे दोगे? हमने कहा जी ना 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 ना, 100 दिन का रोजगार देंगे। हमने कहा चलो 100 दिन का तो पूरा रोजगार दोगे? हाँ पक्का देंगे। तो क्या मैं कल से लैपटॉप लेके आ जाऊं कि मैं कुछ पीडीएफ वीडियो आपकी बनानी होगी वो बना दूंगा? कि ना 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 ना, अकुशल कार्य, अनस्किल्ड, कस्सी लेके आ जाना, लैपटॉप नहीं, अनस्किल्ड टास्क। कैसा? अनस्किल्ड। तो क्या सभी कोई भी आ जाएगा? ना 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 ना, आप अपने क्षेत्र में जहां हो वहीं पर। ऐसा नहीं कि शहर में कोई रहता है उसको बुला लेता हूं कि भी तुझे तो वहां पर रोजगार शायद मिल नहीं रहा, तो एक काम कर गांव में आ जा। तो क्या कहा गया, अपने गांव वहां का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। निवासी कैसे पता लगेगा? तो वहां का आपके क्या बनता है, एक होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, उससे पता लगेगा कि आप यहाँ के निवासी हो। उसी आधार पर नौकरी, उसी आधार पर रोजगार मिलेगा। बात क्लियर है? क्या क्या बताया? पहली बात ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो। दूसरी बात परिवार में से किसी एक को रोजगार मिलेगा। तीसरी बात 100 दिन के लिए ही रोजगार मिलेगा। चौथी बात अकुशल प्रकार का रोजगार मिलेगा। आप कहीं चाहो कि मैं चला के वहां पर लैपटॉप चला लूँ ना, उस क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए, उसी को रोजगार मिलेगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए, वो तो है ही है। तो इस आधार पर जो है किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे लेना है रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में, तो मुझे जो है पहले जाना पड़ेगा जो हमारे पंचायत भवन टाइप की जो होती है, ये मित्रा टाइप का, वहां से एक क्या बनेगा, जॉब कार्ड। क्या बनेगा? जॉब कार्ड। जॉब कार्ड बनने के 15 दिन के अंदर अंदर मुझे कार्य जो वो मिल जाएगा, वो भी अपने क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में। कितने में? 5 किलोमीटर के दायरे में। यदि 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार नहीं दे पाए तो फिर सरकार आपको जो ज्यादा दूरी होगी उसके लिए अतिरिक्त बोनस के रूप में पैसा जो देगी। और यदि 15 दिन में रोजगार नहीं दे पाए तो फिर इसके लिए जो है आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार कहेगी हम जो आपको क्या देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और बेरोजगारी भत्ते की सारे पैसे किसके द्वारा वहन किए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहन किए जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति है इसमें से कम 1/3 कौन होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। 1/3 कौन होनी चाहिए? महिलाएं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, रोजगार मिलेगा किसे? परिवार में से एक व्यक्ति को। क्या ग्रामीण और शहरी दोनों के अंदर? ग्रामीण को मिलेगा भाई। अच्छा आप कंफ्यूज मत होना, शहरी वाले भी तो पढ़ के आए थे। राजस्थान की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, राजस्थान ने अलग से क्या चला है उसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या है, कितने दिनों का रोजगार? तो 100 दिनों का रोजगार। आपको 125 बताया था वहां, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, राजस्थान की बात अभी कर ही नहीं रहे अपन। अकुशल के लिए और वहां का मूल निवासी होना जरूरी है। 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। जॉब कार्ड बनेगा 15 दिन के अंदर रोजगार, वो भी 5 किलोमीटर के दायरे में। ऐसा नहीं कि भाई पैसा तो इतना सा दे रहे हैं और रोजगार के लिए भेज दिया कोई, आप 15-20 किलोमीटर दूर वहां पर आ जाना कस्सी लेके, तो ऐसा नहीं होगा। उसे दूर भेजा तो फिर बेरोजगार, सॉरी नहीं दे पाए 15 दिन में तो बेरोजगारी भत्ता जो वो दिया जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ, चलो मैं पहुंच गया भाई, ये लो भाई मुझे यहाँ पर एक जगह पर काम मिला है, मुझे करना क्या है? तो करना यह है कि आपके जो ग्राम सभा है वो तय करेगी, पंचायत ग्राम सभा जो है ये तय करेंगे कि क्या कुछ कार्य करवाने हैं। कार्य करवाने में ध्यान रखना है कि मशीनों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, मैनुअल जो वर्क है वो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मैनुअल वर्क होने चाहिए, ताकि लोगों को काम करवाया जा सके भाई। वरना तो पता लगेगा कि भाई मशीनों से काम करवाए जा रहे हैं और व्यक्ति तो आराम से बैठे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए।
तो एक बार यदि मैं इस योजना के बारे में देखूं क्या क्या बातें अपन ने पढ़ी। पहली बात, मनरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में, जो कि लागू हुआ वर्ष 2006 से। 2 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट आ गया, 2 अक्टूबर 2005 को। 1 अप्रैल 2008 से राजस्थान के साथ देश भर में ये लागू हो चुका था। शुरुआत में क्या किया गया था? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ एक राज्यों में, कुछ एक क्षेत्रों में लागू किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हो गया। और 2009 में इस योजना का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। एक्चुअल में पहले इसका नाम जो नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। बाद में महात्मा गांधी और जोड़ दिया तो मनरेगा कर दिया। कब से? 2009 से। 1 अप्रैल 2008 से पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में लागू हो गया। 2 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट आ गया था। क्या क्या देखा? उद्देश्य है ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना। यह योजना संपूर्ण राज्य में संचालित, पूरे देश में, ये राज्य में क्या, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका वृद्धि के लिए प्रत्येक परिवार को 1 वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। गांवों में प्रत्येक परिवार में से किसी एक को, ऐसे प्रत्येक परिवार को 1 वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराना है, जिसके एडल्ट मेंबर, वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। ठीक है, प्रत्येक परिवार में से एक को। विशेषताएं क्या है? ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी योजना के पंजीकरण हेतु योग्य है। ग्राम पंचायत में से कोई भी हो, कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। आवेदन की दिनांक से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। 15 दिन की अवधि में नहीं करवाया तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य करवाया जाएगा। यदि उससे ज्यादा करवाया, 5 किलोमीटर से दूरी पर है, 10% बोनस मिलेगा, अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। ग्राम सभा कार्यों का चयन करेगी और वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी, और ग्राम सभा द्वारा इसका क्या किया जाएगा? ऑडिट किया जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे थे, इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं? ग्राम सभा द्वारा क्या किया जाएगा? कार्य का चयन किया जाएगा, और ग्राम सभा द्वारा ही समय समय पर कार्य का ऑडिट भी किया जाएगा। कहीं पता लगे कि वहां पर जाके ताश खेल रहे हैं, जैसा कि सामान्यतः मनरेगा के बारे में चर्चित रहता है। भले वो अच्छा काम करते होंगे, पर सामान्यतः ये चर्चित रहता है कि मनरेगा में ठीक है, बस ज्यादा कोई बहुत ज्यादा जितना बेनिफिट होना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं हुआ, केवल रोजगार देने के लिहाज से ही ज्यादातर कार्य हुए हैं। तो हमने कहा कि कार्य उनके द्वारा किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि भाई होता क्या था, एक मैट होता था, है ना, भूतपूर्व मैट मतलब कि एक तरीके से वहां का अधिकारी हो गया जो कार्यों की निगरानी जो वो रखता है। अब कहीं पता लगे कि भाई कोई व्यक्ति, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब पता लगे मैं वहां पर जाता ही नहीं हूं, और मैंने मैट को कह दिया कि भाई लो भाई 250 रुपये मिलेंगे, 250 में से 100 रुपये आप रख लेना, 150 रुपये मेरे को दे देना, बस हाजिरी लगा देना। और अकाउंट जब पैसे आए कैश में तो मैट ने अपने हिसाब से काट के और जो उसको बाकी दे दिए। या फिर ये हो सकता है कि मैट जो उसके साथ जबरदस्ती करे, भाई तू मेरे साथ में ज्यादा कोई ऊंच नीच की तो पैसे तो मेरे पास ही आने, मैं तेरे को दूंगा ही नहीं। तो इसलिए सरकार ने क्या कर दिया? डीबीटी लागू कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे व्यक्ति के खाते में पैसे आ जाएंगे। इसके साथ साथ सरकार ने यहां पर जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जियो टैगिंग भी शुरू कर दी, कि एक्चुअल में कौन से कितने क्या कार्य हुए हैं, वो सारे काम भी यहां पर शुरू कर दिए। इस तरीके से सरकार ने काफी कोशिश की है कि इस मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार ना हो और ये योजना एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2005 को एक्ट 2006 में कुछ राज्यों में लागू हो गई, कुछ क्षेत्रों में लागू हो गई। 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में। 2009 में इसका नाम बदल दिया। रोजगार ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए, परिवार में से एक को मिलेगा, 100 दिन का मिलेगा रोजगार, अकुशल प्रकार का रोजगार मिलेगा, अनस्किल्ड, और जो है वो यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। जॉब कार्ड 15 दिन में बन जाएगा, और आवेदन करने के बाद 15 दिन के अंदर रोजगार मिल जाएगा। नहीं मिला तो फिर बेरोजगारी भत्ता स्टेट गवर्नमेंट देगी, और दूरी जो है वो 5 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगा, और यदि उससे ज्यादा पे दूरी पे मिलता है 10% अतिरिक्त बोनस मिलेगा। ग्राम सभा के द्वारा कार्य का चयन किया जाएगा, उसी के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। डीबीटी कर दिया, जियो टैगिंग कर दी, ये सारी चीजें जो वो कर दी। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक आकांक्षण, सोशल ऑडिटिंग तो समझ गए ना, मतलब कि लोग ही देखेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या एक्चुअल में ये योजना ठीक है या फिर नहीं है। उसके बाद सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान केवल बैंक या फिर डाक घरों के माध्यम से होगा, है ना। तो डीबीटी और इसके माध्यम से कर दिया ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो वो ना हो। अब देखो, इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जो सरकार इसके ऊपर व्यय करेगी उसमें से 40% सामग्री पर और 60% मजदूरी पर। 60% किस पर? मजदूरी पर।
कैसे? ये सारे काम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए है। जैसे मान लो कि भाई पता लगे कि भाई सरकार वहां के ग्राम सभा ने कहा कि हम तो यहाँ पर एक पक्का खाड़ा बनवाएंगे, ठीक है, पक्का खाड़ा बनवाएंगे, इसलिए मनरेगा के मजदूर भी चाहिए हमें। पता लगा, और ये सारा कुछ करप्शन वगैरह यहाँ पर खूब हो रहा है, मान लेते हैं। तो पता लगा कि भाई 1,000 रुपये तो मजदूरों को दिए, पक्का खाड़ा बनाने के लिए सीमेंट वगैरह फलाना ढिमकाना, 1,00,000 रुपए का बिल बना के बैठ गए और सरकार को लाओ भाई 1,00,000 रुपए। सरकार कहेगी अरे तुमने जो हमारा मेन पर्पज था रोजगार देना वो तो 1,000 रुपए का दिया है, या ज्यादा ज्यादा मान लो कि भाई 20,000 रुपए का दिया है, और टोटल खर्चा तुमने 1,00,000 बना दिया। इसलिए क्या कहा गया कि जो आपको कार्य करवाने हैं 40% ही सामग्री पर खर्च करोगे और 60% किस पर खर्च करोगे? मजदूरी पर। यदि 1,00,000 रुपए का काम करवाना है तो इस तरीके से करवाना कि 60,000 रुपए तो मनरेगा के तहत लोगों को मजदूरी मिल रही है और सिर्फ 40,000 रुपए का क्या आ रहा है? सामान जब वो आ रहा है। और सरकार ने कहा कि ये जो मजदूरी वाला जो पूरा पैसा है ये हम देंगे, और ये जो सामग्री वाला जो पैसा है इसका 75% हम देंगे। यानी कि ये एक बार यदि मैं आपको थोड़ा टेक्निकली समझाऊं, मैंने कहा 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 60 रुपए तो किसके? मजदूरी के, 40 रुपए किसके? सामान के। सरकार ने कहा ये पूरा हम देंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने दे दिए? 60। इसका 75%, 40 का 75% कितना हुआ? 30 रुपए। 40 का 75% कितना हुआ भाई? 30 रुपए। तो सरकार कितने दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट 90 रुपए, बाकी 10 रुपए राज्य सरकार देगी। तो इस तरीके से मैं कहूं कि भी ओवरऑल केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी इसमें कितनी है? 90-10 है। ओवरऑल केंद्र राज्य की हिस्सेदारी इसमें कितनी है? 90-10 है। 90% पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और 10% पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये थी बेहद शानदार योजना मनरेगा, जो कि इतनी अच्छी इंप्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन सोच के रूप में काफी अच्छी योजना थी। अब इस योजना को राज्य सरकार ने और अच्छा बना दिया। राजस्थान सरकार ने इसको और अच्छा बना दिया। कैसे राजस्थान सरकार ने अच्छा कैसे बना दिया? एक राजस्थान के अंदर योजना शुरू कर दी जिसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। एक शहरी वाली की थी वो अलग है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना वो अलग है, और मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अलग कर दी। क्या कहा इसके अंदर? इसमें कहा कि आप 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हो, केंद्र सरकार 25 दिन का हम करवा देंगे। इस तरीके से राजस्थान में 125 दिन का रोजगार मिलता है साल भर में। कितने दिन का? 125 दिन का रोजगार मिलता है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा हमारे यहां पर कुछ ट्राइब है जो कि थोड़ी पिछड़ी हुई ट्राइब है, उनके लिए 200 दिन का रोजगार जो वो करवाया, यानी कि 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार हम देंगे। किन किन के लिए? 12 जिले के अंदर सहरिया और खेरुआ, और उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति, ठीक है, और जो दिव्यांग जन है उनको। हालांकि सर्वे में इस बार सहरिया खेरुआ दोनों नहीं लिखा हुआ है, पर मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला जिसमें कि खेरुआ ट्राइब के लिए ये बेनिफिट हटा लिया है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। मेन जो सर्वे आप देखोगे उसमें आई थिंक सहरिया ही लिखा हुआ है, एकमात्र सहरिया लिखा हुआ है और कथोड़ी लिखा हुआ है, 2 ही लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन मुझे मिला नहीं। आपको कोई ऐसे मिले कि जिसमें कि खेरवा को हटाने का अलग से ये जो बेनिफिट मिलता है ये खेरवा को अब से नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन हो तो एक बार मुझे बता देना, मैं थोड़ा अमेंडमेंट करना होगा तो कर लेंगे अपन। तो 12 जिले के अंदर सहरिया और खेरुआ, और उदयपुर जिले के अंदर कथोड़ी जनजाति, ये 3 ऐसी ट्राइब हैं जो पिछड़ी हुई ट्राइब है। इसमें से सहरिया तो पीवीटीजी है, पीवीटीजी के बारे में शायद पहले चर्चा की थी, नहीं की थी तो आगे आएगा, पीएम जनमन योजना में पढ़ेंगे अपन। तो इनको जो है ये योजना का विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ और कौन? दिव्यांगजन, इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तो इनको टोटल कितने दिन का रोजगार हो गया? 200 दिन का रोजगार हो गया। 100 दिन का तो केंद्र सरकार दे ही रही है, 100 दिन का अपने वालों ने दे दिया, 200 दिन का हो गया। और ये योजना क्या कहलाई? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहलाई। क्या कहलाई? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस तरीके से हमने मनरेगा योजना के बारे में डिटेल में बात की। मनरेगा योजना कब से शुरू हुई? तो आपको एक्ट आया 2 अक्टूबर 2005 को, शुरू 2006 में हो गई, 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में हो गई, 2009 में मनरेगा नाम आ गया। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देंगे, परिवार में से एक को देंगे, 100 दिन का देंगे, अकुशल प्रकार का देंगे, 1 तिहाई महिलाएं होनी चाहिए, जॉब कार्ड बनवाओगे, 15 दिन के अंदर रोजगार मिल जाएगा, नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। 5 किलोमीटर के दायरे में पैसा वो नहीं हुआ तो फिर जो 10% अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। ऑडिट करवाने के लिए और कार्यों का चयन करने के लिए ग्राम सभा कार्य करेगी, ऑडिट भी वही करेगी, ठीक है, और डीबीटी करवाया जाएगा। जियो टैगिंग वगैरह शुरू कर दी। और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें कि 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार खेरुआ
कथोड़ी और सहरिया को प्लस दिव्यांगजनों को और बाकी लोगों को 125 दिन का रोजगार। इसको किस नाम से जाना गया? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बात क्लियर यहां तक की। एक योजना के बारे में और पढ़ लेते हैं और वह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हम शहरी वाली योजना तो पढ़ के आगे, अभी क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जब हम शहरी वाली योजना पढ़ रहे थे तब याद है आपको, मैंने कहा था पिछले वर्ष जब वो बजट अनाउंसमेंट के अंदर 3 करोड़ नए घरों के बारे में कहा गया, जिसमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में, याद है आपको? तो बस वही बात ध्यान रखनी है कि वर्ष 2023-24 तक लक्ष्य क्या था कि 2.95 करोड़ घर जो बनाए जाएंगे, लेकिन अब क्या कर दिया है? 2 करोड़ अतिरिक्त घर भी जोड़ दिए हैं और वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया है। कुल कितने हो गए? 4.95 करोड़ घर। कुल कितने हो गए जी? 4.95 करोड़ घर। इस तरीके से अब जो 4.95 करोड़ जो घर बनाए जा सकते हैं, पहले कितने थे? 2.95 करोड़, और अभी कितने कर दिए? 2 करोड़ अतिरिक्त जोड़ दिए। और इस योजना को विस्तार भी कब तक कर दिया? वर्ष 2029 तक कर दिया। और अब 4.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे। अब ये घर वगैरह कैसे, क्या क्या फायदा, कैसे क्या होगा? तो भाई आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी। अम्मा जो है वो सचिव जी के पास जाती है कि मेरा लड़के से लड़ाई हो गई और मेरा घर बनवा दो, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, याद आया? तो बस वो किस चीज के लिए थी? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तो ऐड चल रही थी, उसमें घर ही तो बनवाने के लिए सचिव जी के पास वो गई थी। कहने का मतलब हो गया, गांव के जो गरीब लोग हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा। क्या? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। क्या होता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस? थोड़ा हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो भाई, पहले अधिकतर योजनाओं का लाभ जो था वो मिलता था बीपीएल होने के आधार पर, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। अब गरीबी रेखा से नीचे उसकी एक शर्त है कि इतनी इतनी हमारी बीपीएल लाइन है, उससे नीचे हो तो आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, और इनसे ऊपर हो तो इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो मान लो कि बीपीएल जो है वो 30 रुपए पर डे के हिसाब से है, और यदि कोई व्यक्ति 29 रुपए पर डे खर्च करता है तो वो गरीब माना जाएगा, 31 वाला नहीं माना जाएगा। तो ये तो बहुत एक तरीके से अन्याय हुआ। 29 वाले को इस योजना का लाभ मिल रहा है, 31 वाले को नहीं मिल रहा। इसलिए कहा गया कि अब ये पैरामीटर जो है उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम योजनाओं का जो लाभ देंगे वो देंगे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर, जो कि 2011 में करवाई गई। आपको कि कास्ट सेंसस, उसी को लेकर तो विवाद चल रहा है, तो कास्ट सेंसस करवाई गई लेकिन उसका पब्लिकेशन नहीं किया गया, वो तो छोड़ो। लेकिन उसके साथ साथ में एक और भी सेंसस करवाई गई, वो क्या था? सोशो इकोनॉमिक, यानी कि व्यक्तियों की स्थिति कैसी है। उसके अंदर 7 पैरामीटर थे, और ये गरीबी को नहीं नापती, ये गरीबी की तीव्रता को नापती है, इंटेंसिटी को नापती है। इसमें ये वाली जो प्रॉब्लम्स जो है उसकी बजाय एक डायमेंशन लिया जाता है कि इस डायमेंशन से लेकर इस डायमेंशन के जो लोग हैं वो गरीब माने जाएंगे। ये कैसे लिए जाते हैं? तो 7 पैरामीटर होते हैं। क्या किसी का घर कच्चा है या पक्का है? क्या किसी घर पर शौचालय बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? क्या उसके पास में पानी की सुविधा है कि नहीं है ना? इस प्रकार की 7 व्यवस्थाएं, 7 जो चीजें ली जाती है। तो अब ये जो पैरामीटर है वो ज्यादा अच्छा पैरामीटर माना जाता है। तो इस योजना का जो लाभ है वो किस बेनिफिशियरी को मिलता है? जो कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत 2011 इसके तहत जो वो गरीब व्यक्ति माना जा रहा है उसको मिलता है। इसमें वित्तीय पैटर्न क्या है? तो केंद्र सरकार 60% पैसा और राज्य सरकार 40% पैसा जो देती है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2016। कौन देखेगा? नोडल विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये भी एक क्या है? फ्लैगशिप स्कीम है। कैसे स्कीम है? फ्लैगशिप स्कीम है। अच्छा, इस योजना के तहत लाभ क्या मिलेगा? तो अभी लाभ इसके तहत मिलेगा 1.20 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे? 1,20,000 रुपए। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए टॉयलेट बनाने के मिलते ही हैं। इसके साथ साथ इसमें 90 दिन का मनरेगा के तहत खुद के, भाई आप किसी दूसरी जगह पर मजदूरी करने जा रहे हो, किसी दूसरी जगह पर आपको काम दे रहे हैं, क्यों ना खुद के घर का बनाने का ही काम दे लो, तो ज्यादा अच्छे से मन से भी बनाएगा। तो 90 दिन का मनरेगा का काम दे दिया, तो ये इसके बेनिफिट है। वहां पर तो अलग अलग थे, 1.5 लाख रुपए था, किसी में 1.20 था, यहां फिक्स है 1.20 लाख रुपए घर बनाने के, 12,000 रुपए शौचालय बनाने के, और 90 दिन का मनरेगा का कार्य भी इसके अंदर दिया जाएगा। मनरेगा का कार्य, ये अधिकतम पैसा कितना हो सकता है? 18,000 रुपए। अब ये मैदानी क्षेत्रों में तो 1.20 लाख रुपए है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है भाई वहां पर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है।
पहाड़ पर आप कोई वस्तु सीमेंट वगैरह लेके जा रहे हो तो उसमें पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो वहां पर दिया गया 1.30 लाख रुपए। वहां पर कितना, पहाड़ी में, राज्यों में, दुर्गम क्षेत्रों में, वहां कितना 1.30, पर आप सामान्यतः 1.20 के हिसाब से याद रखो, 1.20 लाख रुपए, 12,000 रुपए और 90 दिन का मनरेगा का रोजगार। तो इस तरीके से ये योजना है जिसको अपन किस नाम जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इतनी बात समझ में आई क्या? तो हमने आज खूब सारी योजनाएं पढ़ ली, मनरेगा क्या है वो डिटेल में जान लिया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात कर ली, एमपी लेड, एमएलए लेड, राजीविका, राजीविका की योजनाएं, राजीविका के द्वारा किए गए अन्य कार्य, उन सब के बारे में डिटेल में अपन ने बात की। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।